हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बिजनेस स्टडी सीरीज चैप्टर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो जितनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, उनकी क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। सो द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द हाउ बिजनेस इज स्ट्रक्चर्ड। लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बिजनेस कैसे स्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इट रेफर्स टू कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट इट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो रेफर करते हैं उसका मतलब है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की, जो भी हमारे कमर्शियल पर्पज से या इंडस्ट्री पर्पज से जो भी इंटरेस्ट एंटरप्राइज है, एंड द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट इट, और जो लोग इन चीज़ों में वर्क कर रहे हैं कमर्शियल पर्पज से और इंडस्ट्रियल पर्पज से, तो वो हमारा होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, होता क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके अंदर दो तरह की कंपनीज आती हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। एंड नेक्स्ट विल बी द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिनके बारे में डिटेल में वन बाय वन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी फॉर्म को कैसे चूज करते हैं। तो द चूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय सेवरल इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर। तो किसी भी बिजनेस को चूज करने के लिए हम कैसे चूज करते हैं उसे बिजनेस को, कि वो कैसे गवर्न किया जा रहा है, और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे पहले बिजनेस को चूज करने के लिए हमें उसका नेचर चूज करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस का नेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट विल बी द स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि बिजनेस किस स्केल पर ऑपरेट हो रहा है, यानी लार्ज स्केल बिजनेस है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, या स्मॉल स्केल है, जिसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। या फिर साइज ऑफ बिजनेस या साइज ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब है कि लोकल मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, या नेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड बाय द ओनर, कि ओनर के द्वारा कितना कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कितने परसेंट जो है ओनर कंट्रोल कर रहा है उसके बिजनेस को। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, कि उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है। Next, the volume of risk and liability as well as willingness of owner to bear it, कि वो कितना वो रिस्क जो है वो मतलब रिस्क बियर कर सकता है, कितना रिस्क वो ले रहा है, या लायबिलिटी कितनी है, जिसकी वजह से जो ओनर का विलिंगनेस है वो पता चलता है कि ओनर कितना बियर कर सकता है लॉस को। नेक्स्ट विल बी द कंपैरेटिव टैक्स लायबिलिटी, कि कितना टैक्स लायबिलिटी वो जो है वो चुका रहा है। सो फर्स्ट वन इज ओन्ड बाय वन पर्सन, यानी कोई बिजनेस है तो वो एक पर्सन के द्वारा ओन किया गया है। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, कि भाई बिजनेस सिंपल हो और इनएक्सपेंसिव हो तो भी वो बिजनेस सही कहलाता है या बिजनेस कहलाता है। ओनर मेक्स ऑल डिसीजन, जो ओनर है वही सारे डिसीजन ले, तो वो बिजनेस एक ढंग का स्टैब्लिश बिजनेस कहलाता है। ओनर एंड बिजनेस आर वन, और जो ओनर और बिजनेस है वो एक ही होना चाहिए, ओनर ही बिजनेस, बिजनेस ही ओनर। सो ईज़ी रिपोर्टिंग एंड फाइलिंग, तो जितना भी रिपोर्टिंग और फाइलिंग का काम हो वो भी ईज़ी होता है। तो इस टाइप का बिज़नेस काफ़ी अच्छा स्मॉल स्केल पे डेवलप होता हुआ नज़र आता है। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस जो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, व्हेन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिज़नेस आर इन कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल और द फॉर्म ऑफ बिज़नेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। लाइक अगर कोई ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है और जो बिज़नेस का पूरा कंट्रोल है वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के हाथ में हो, तो वो बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस कहलाता है। जैसे कि इसमें भी बता रखा है, जैसे कि एक शॉप ओनर है, उसकी खुद की शॉप है, तो वो बिज़नेस का ओनर है और सारे डिसीज़न वो खुद ही ले रहा है, उसी के कंट्रोल में है। तो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस कहलाएगा। सो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मेन कैरेक्टरिस्टिक सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस क्या होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है द बिज़नेस
Enterprise is owned by one single individual. Both profit and risk belong to him. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इस बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे रिस्क हो, वो बियर करने वाला वही एक सिंगल ओनर होता है, इंसान होता है, और चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो रिस्क हो, वही सब बियर करता है। नेक्स्ट है ओनर इज द मैनेजर। जो ओनर होता है वही अपने बिजनेस का मैनेजर होता है, सब मैनेजमेंट वर्क भी वही करता है। नेक्स्ट है द ओनर इज द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल। जो ओनर होता है वही एक सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, यानी वो बाहर के लोगों से पैसा नहीं लगवाता, उसका ही वो ही मतलब सारा जो कैपिटल है वो अरेंजमेंट करता है बिजनेस का। इसके अलावा द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस एंटरप्राइज आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ। तो अगर हम कानून की नज़र में देखें तो जो प्रोप्राइटर है और जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो सेम ही कहलाएगा। अगर बिजनेस पे कोई क्लेम होगा तो प्रोप्राइटर पे क्लेम माना जाएगा, प्रोप्राइटर पे कोई क्लेम होगा तो वो बिजनेस पे क्लेम माना जाएगा। तो ये सेम माने जाते हैं। सो अब हम रीड करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उनकी एडवांटेज क्या होते हैं, फ़ायदे क्या-क्या होते हैं? भई सबसे पहले तो ये ईज़ी फ़ॉर्मेशन होता है कि भई ईज़िली फ़ॉर्म किया जा सकता है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती क्योंकि एक ही इंसान होता है तो उसमें डिसीज़न मेकिंग में भी वही इंसान कंट्रोल करता है। तो बहुत ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि भई सबसे जो है एडवाइस लेनी पड़े या उनके डिसीज़न्स को मानना पड़े या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल, प्रमोट डिसीज़न मेकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। तो इसमें कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि सोल एक ही इंसान करता है। नेक्स्ट इसमें जो डिसीज़न मेकिंग वगैरह है वो भी अच्छी रहती है क्योंकि एक इंसान पे पूरा बेस्ड होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशन। इसमें रेगुलेशंस बहुत कम होती हैं क्योंकि जब एक ही इंसान ऑपरेट कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकता है, तो इसमें रेगुलेशंस कम होती हैं। नॉट सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो इसमें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का इतना कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आता। इसके अलावा ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफ़िट होता है उसकी ओनरशिप उसी बिज़नेसमैन की रहती है, यानी जितना भी प्रॉफ़िट है वो उसी बिज़नेसमैन का रहता है। तो ये है एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस के। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होता है इसके डिसएडवांटेज भी अब डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट है कि ओनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होता है, ओनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। जो कि ओनर खुद भी अपने आप में कवर मतलब जो बियर है वो करने के लिए पॉसिबल हो या ना हो, वो ओनर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू रेज़ कैपिटल। ओनर को बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो कैपिटल कैसे रेज़ करेगा, क्योंकि एक ही इंसान है तो वो कहाँ-कहाँ से और कितनी कैपिटल रेज़ करे। नेक्स्ट इज़ बिज़नेस हैज़ अ लिमिटेड लाइफ़। कि इन जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होते हैं, इनकी जो लाइफ़ टाइम होता है, लाइफ़ पीरियड होता है, वो लिमिटेड माना जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू डू बिज़नेस बियॉन्ड द सर्टेन साइज़। तो इस साइज़ से ज़्यादा जो जब ओनर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि भई वो इस साइज़ से बड़ा करें। सो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस पढ़ते हैं जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस क्या होते हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है कम इंटू एक्जिस्टेंस एज़ पर हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस हैं, ये तब एक्जिस्टेंस में आए थे जब हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट इंडिया में एग्ज़िस्ट हुआ था। नेक्स्ट है दिस फॉर्म ऑफ बिज़नेस फाउंड ओनली इन इंडिया। तो ये इस टाइप के बिज़नेस सिर्फ़ इंडिया में ही पाए जाते हैं क्योंकि इंडिया में जॉइंट फैमिली का ज़्यादा कल्चर माना जाता है। ऑल मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे HUF कहा जाता है, ओन द बिज़नेस जॉइंटली ओनली। तो जितने भी मेंबर हैं, वहाँ पे जो हिंदू की अनडिवाइडेड फैमिलीज़ होती है, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं और वो उनका जो बिज़नेस होता है वो भी जॉइंटली कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है द अफेयर्स ऑफ द बिज़नेस आर मैनेज्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली कॉल्ड कर्ता। और जितना भी कामकाज है वो फैमिली का हेड जो है वो ही मैनेज करता है, जिस हेड को कहा जाता है कर्ता। नेक्स्ट इज़ ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड पर्सनर्स। तो जितने भी अदर मेंबर हुए, मतलब कर्ता जो है वो तो हेड होगा, वो सब मैनेज करेगा, लेकिन जो अदर मेंबर हुए उसे को-पर्सनर्स कहा जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हिंदू जॉइंट फैमिली। Membership is restricted only to member of the joint family. No outsider can become the member. तो जो हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस होते हैं, उनमें जो मेंबरशिप होती है वो जॉइंट फैमिली के ही मेंबर की होती है। कोई भी बाहर से एक्सटर्नल जो इंसान है, इंडिविजुअल है, वो इसमें मेंबरशिप नहीं ले सकता। कर्ता इज अनलिमिटेड लायबिलिटी।
while all other member have limited liability। जो कर्ता होता है, सारी liability अनलिमिटेड उसी इंसान की होती है, कर्ता की, लेकिन जो अदर मेंबर होते हैं उनकी सबकी liability लिमिटेड होती है। द शेयर ऑफ ईच मेंबर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, और हर एक मेंबर के जो शेयर्स हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कम या ज्यादा होते रहते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अपॉन द डेथ ऑफ एनी मेंबर और कर्ता। तो जो बिजनेस है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है और एग्जिस्ट भी रहता है अगर किसी मेंबर की डेथ हो भी जाए तो भी। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ HUF, एडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसमें फर्स्ट एडवांटेज है एवरी को पर्सनर्स हैज एन एश्योर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, जितने भी को पर्सनर्स होते हैं सबका जो प्रॉफिट होता है वो एश्योर्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को इस बार प्रॉफिट मिला नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इनका एश्योर्ड होता है। नेक्स्ट है द बिजनेस हैज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। जो बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस में रहता ही है, कोई मेंबर हो ना हो या फिर किसी की डेथ हो जाए तो ये जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इज क्विक एज द पावर आर विद द कर्ता। तो जो डिसीजन मेकिंग है इसमें वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ली जाती है, क्योंकि जो पावर होती है वो कर्ता के हाथ में होती है और कर्ता डिसीजन लेने में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो अदर मेंबर्स पे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। तो डिसीजन क्विक लिए जाते हैं एक ही इंसान के अप्रूवल के साथ। नेक्स्ट है नो कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स की टेंशन नहीं रहती। नेक्स्ट है पीपल यूज़ इट्स मोस्टली फॉर टैक्स बेनिफिट दीज़ डेज़। और ये जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्हें टैक्स बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं इस टाइप के बिज़नेस। सो नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड ऑफ कर्ता। तो ये जो कर्ता के हाथ में सारी पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं, तो कहीं न कहीं ये डिसएडवांटेज का भी एक पार्ट बन जाती हैं कभी-कभार। नेक्स्ट है इंस्टेबिलिटी, कि ये जो बिज़नेस हैं वो स्टेबल नहीं रहते, इनमें उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी रेज्ड। इसमें जो है रिसोर्सेज लिमिटेड ही रेज किए जा सकते हैं, क्योंकि कर्ता डिसीजन लेता है तो वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रेज नहीं हो पाते। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट होने के भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहते हैं, क्योंकि फैमिली इश्यूज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, अदर एंटिटीज, कॉपरेशन, ट्रस्ट, सिंपल टू सेट अप, even verbal partner bound by actions of other partner, reporting straightforward in the most cases। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी रिलेशनशिप होते हैं कॉपरेशन या ट्रस्ट वगैरह से रिलेटेड ये अच्छे होने चाहिए। जो वर्बल पार्टनर्स होते हैं वो किसके द्वारा बाउंड होते हैं, एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स के द्वारा, कि अदर पार्टनर्स जो एक्शन करते हैं, और जो रिपोर्टिंग होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है मोस्टली केसेस में। Next business is partnership firm. Partnership firm consist of two or more individual in a business together। तो पार्टनरशिप नाम से ही पता चल रहा है पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, वो बिजनेस या वो फर्म जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलके एक बिजनेस को सेटअप करते हैं। जैसे कि इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें पार्टनरशिप के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को डिफाइन किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मिनिमम टू नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 2 जरूरी हैं और मैक्सिमम 20। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्रिएट की जाती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि हर एक पार्टनर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। द फर्म मीन्स पार्टनर, द पार्टनर मीन्स द फर्म। जितने भी फर्म है उसका मतलब होता है पार्टनर, और पार्टनर का मतलब फर्म। कि फर्म पे कोई क्लेम होगा तो पार्टनर पे माना जाएगा, और पार्टनर पे कोई क्लेम होगा तो फर्म पे, दोनों को एक ही यूनिट में कंसिडर किया जाता है। द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन एनी एज रेशियो एज एग्रीड। और पार्टनरशिप डीड में जितना भी रेशियो एग्री किया जाएगा कि किस किस पार्टनर को कितने परसेंट पे या रेशियो पे प्रॉफिट होगा, उसी बेसिस पर प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है। नो पार्टनर कैन सेल या ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। तो कोई भी पार्टनर ना तो सेल कर सकता ना ही ट्रांसफर कर सकता अपना इंटरेस्ट किसको, इन द फर्म में किसी भी बंदे को, बिना अदर पार्टनर के कंसल्ट किए हुए।
तो हर किसी का कंसेंट होना ज़रूरी है, तभी वो पार्टनर जो है वो अपना इंटरेस्ट सेल या ट्रांसफ़र कर सकता है। सो नाउ व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप? किसी भी पार्टनरशिप के क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ईज़ी टू फॉर्मेशन होती है, भई ईज़िली फॉर्म हो जाती है अगर पार्टनर्स एग्रीड हुए, सही लोग मिल गए तो। नेक्स्ट है लार्जर रिसोर्सेज़ कि जब पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका एक मेन एडवांटेज है कि इसमें रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हमें अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ रिस्क, इसमें एक और अच्छा जो बेनिफिट देखने को मिलता है कि भई जो रिस्क होता है वो हर किसी में शेयर होता है, तो किसी एक इंसान को बियर नहीं करना पड़ता सारा रिस्क। नेक्स्ट है बेटर मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन कि इसमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और जो जितने भी काम होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जितने कोई भी इनकम टैक्स कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं होता, उसका कोई बर्डन नहीं होता। सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशंस एज़ कंपेयर टू कंपनीज़, तो कंपनीज़ के कंपेयर में बहुत कम रेगुलेशंस इसमें लगाए जाते हैं, जो पार्टनर्स एग्री होते हैं वही रेगुलेट करते हैं। सो नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, किसी भी पार्टनरशिप के क्या-क्या डिसएडवांटेज होते हैं, अब हम ये डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कि जो उसकी लायबिलिटी होती है फर्म की वो अनलिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ कि जो पार्टनरशिप फर्म है इनकी भी लाइफ लिमिटेड होती है। भाई जब तक पार्टनर्स एग्री हुए तब तक फर्म चल रही है, कोई भी पार्टनर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फर्म जो है वो बंद हो जाती है या फिर उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू रेज़ कैपिटल, इसमें कैपिटल रेज़ करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। नेक्स्ट है चांसेस ऑफ डिस्प्यूट कि इसमें डिस्प्यूट के चांसेस पार्टनर्स के बहुत ज़्यादा होते हैं कि ज़रूरी नहीं है भाई हर किसी का माइंडसेट एक ही चीज़ पर एग्री करे। तो दैट्स व्हाई डिस्प्यूट होना एक नेचुरल चीज़ है जो कि पार्टनरशिप फर्म में होती है।